मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजेश्वर और आप जुड़ चुके हैं IAS ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 15 मार्च से हम जो है हॉस्टल वार्डन से संबंधित कुछ विशेष चैप्टर को आपको कवर कराएंगे फ्री क्लासेस के माध्यम से। हमारी एक बुक CDP की बुक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये इसके कारण से कुछ हमारा डिले हो गया क्लासेस के लिए, है ना, लेकिन हमारी क्लासेस अब कंटिन्यू रहेगी। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है, ये थोड़ा सा हम पहले समझ लें। छात्रावास अधीक्षक के लिए जो 10 मार्क्स का, है ना, साइकोलॉजी यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रश्न यहाँ पर एड ऑन किया गया है, जिसमें शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तिगत भिन्नता, निर्देशन और परामर्श, ये जो चैप्टर है ये भी इस बाल विकास शिक्षा शास्त्र में समाहित कर दिया गया है। 1 या 2 दिन में, है ना, आपको ये किताब आपके नज़दीकी बुक स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा और आप कहाँ कहाँ पर इस बुक को परचेस कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, इसके विषय में भी हम आपको नेक्स्ट क्लास जो होगा वहाँ पर हम बताएंगे बुक के विषय में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक और शेयर कर देना है और अपने मित्रों तक इसको तुरंत का तुरंत शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो निश्चित रूप से आपको सब्सक्राइब करना ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ये आपके फ्री क्लास का जो है फीस है। खेल और शिक्षा एक चैप्टर है आप लोग का GS में, जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 4 प्रश्न जो है एक नया सिलेबस जुड़ा हुआ है, उसी में से हम जो स्पेशल सेक्शन है जहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसको मैं आपको अभी सबसे पहले कवर कराऊंगा 7 या 8 क्लास में। खेल और शिक्षा से संबंधित है, तो खेल और शिक्षा से संबंधित इस चैप्टर में मूल रूप से हम देखें 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के। अब यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि खेल और शिक्षा एक टॉपिक ये हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं योगा भी दिया हुआ है ना, तो योगा को भी इसमें शामिल किया गया है। मूल शिक्षा के अंतर्गत एजुकेशन क्या है, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम और छात्रावास प्रबंधन, इतने टॉपिक को मिलाकर के 15 प्रश्नों में जो 4 प्रश्न हैं यहां से पूछे जाएंगे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे करेगा, ये जो खेल और शिक्षा है ना, खेल और शिक्षा को कनेक्ट करेगा मूल शिक्षा के शिक्षा से, और यहां से आपके कितने प्रश्न बन जाएंगे, 1 प्रश्न या 2 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। वही नवाचार और शैक्षणिक योजना, यहां से आपके 1 क्वेश्चन यहां से ले लिया जाएगा, और शैक्षणिक अधिनियम से निश्चित रूप से 1 प्रश्न बनेगा, और छात्रावास प्रबंधन से 1 प्रश्न आएगा। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 4 प्रश्न हो गए, है ना। तो मैं 7 या 8 क्लास में इसको आपको पूरा कवर करा देने वाला हूं, और इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो है हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इसका PDF भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का जो क्लास है ये पहले चैप्टर पर आधारित होगा, इस 4 प्रश्न के संदर्भ में खेल और शिक्षा को लेकर के। तो खेल और शिक्षा को लेकर के मूल रूप से ये कहा जा रहा है कि हम लर्निंग कैसे कर सकते हैं, अधिगम कैसे किया जा सकता है, लर्निंग थ्रू प्ले। इसका मूल रूप से एजेंडा क्या है इस चैप्टर को देने का, लर्निंग थ्रू प्ले, मतलब कि खेल के माध्यम से आप अधिगम कैसे कर सकते हैं। बच्चा जो है, स्टूडेंट बच्चा किशोर या बाल्यावस्था में या शैशव अवस्था में खेल के माध्यम से वो कैसे अधिगम करे, कैसे वो चीज़ों को लर्निंग करे, सीखे, इस संदर्भ में खेल और शिक्षा को यहाँ पर जो है एड ऑन किया गया है। हम ये समझते हैं कि बच्चे को मूल रूप से हमको सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे का हमको
ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट में दो पक्ष आ जाते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, फर्स्ट क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, है ना, उसका शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास के साथ साथ क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट मतलब साइकिक डेवलपमेंट या मानसिक विकास, इन दोनों को अगर हम एक साथ लेकर के चलें, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, तो हम कह सकते हैं कि बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो खेल के माध्यम से शिक्षा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसी संदर्भ में ये टॉपिक है। तो सर्वांगीण विकास के लिए दो आवश्यक पक्ष हो सकते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी। इसे हम शारीरिक क्रिया कह सकते हैं, शारीरिक क्रियाविधि, है ना, शारीरिक क्रिया कह सकते हैं, शारीरिक क्रियाविधि आप कह सकते हो। इसे मानसिक क्रियाविधि आप कह सकते हैं, मानसिक क्रियाविधि, मानसिक क्रियाविधि। अब देखिए, फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। मतलब कि अगर स्वस्थ है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हमारी चिंतन शक्ति बेहतर होगी, हमारी निर्णय शक्ति बेहतर होगी, हम जो है बेटर फील करेंगे। शारीरिक रूप से अगर हमको किसी प्रकार का कोई इश्यूज नहीं है तो हम सोशल एक्टिविटी में और कल्चरल एक्टिविटी में, कैरेक्टरिस्टिक्स लेवल पे हम लोगों के साथ एडजस्टमेंट करने में, जिसको हम सोशल एडजस्टमेंट कहते हैं, सामाजिक समायोजन करने में, इन सभी गतिविधियों में जो मूल रूप से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को दर्शाता है, अर्थात गुणात्मक क्रियाविधि को, गुणात्मक पक्ष को दर्शाता है, इन सभी पहलुओं में हम अपने आप को बेटर पाएंगे। तो इसी कारण से सर्वांगीण विकास में अगर हम बच्चों के विकास के संदर्भ में बच्चों को अगर हम लर्निंग कराना चाहते हैं खेल के लिए, तो अगर बच्चा खेल खेलता है, ठीक है, बच्चे को अगर हम गेम में या प्लेइंग में उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो खेल के माध्यम से बच्चे का एक तो फिजिकल एक्टिविटी होगा, और फिजिकल एक्टिविटी होगा अर्थात बच्चे के अंदर जो है फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण एक तो हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, स्ट्रोक, गैर संचारी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इनको रोकने में फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा वजन इत्यादि को कंट्रोल करने में जो फिजिकल एक्टिविटी है काफ़ी जो है मतलब प्रभावशाली होता है। ये जो है एक तो आप एक्सरसाइज करके कर सकते हो, दो माध्यम हो सकते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी के दो माध्यम हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, फिजिकल एक्टिविटी तो फिजिकल एक्टिविटी के दो माध्यम हो सकते हैं। एक तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, या एक्सरसाइज कर सकते हो, या आप गेम खेल सकते हो, ठीक है, किसी प्रकार का गेम खेल सकते हो। तो एक्सरसाइज तो कैजुअल है, हर कोई नहीं कर पाता, ये मनोरंजक भी नहीं होता, है ना। लेकिन अगर हम गेम की बात करें तो बच्चों में गेम के लिए यानी खेल के लिए रुचि अधिक हो सकता है, उसको रुचिकर बनाया जा सकता है। तो पहली बात तो बच्चा जो है फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है किसके माध्यम से, गेम के माध्यम से। तो गेम के माध्यम से फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो मेजर लेवल पे जो बीमारियां होती हैं उससे पहली बात तो बच गया। अगर शरीर स्वस्थ है तो उसकी जो लर्निंग एक्वायर्ड एबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बच्चा अधिक से अधिक अधिगम कर पाएगा। और अगर बच्चा जो है फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से मेंटल एक्टिविटी उसका बेटर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अर्थात मेंटल एक्टिविटी में बालक का इमोशनल डेवलपमेंट होगा, बालक का इमोशनल लेवल पे सांवेगिक स्तर पर उसका विकास होगा, बालक जो है अधिगम स्तर पर यानी इसकी लर्निंग एबिलिटी हाई होगी, और इसके साथ ही साथ बालक जो है कॉग्निटिव स्तर पर यानी संज्ञानात्मक स्तर पर भी एबिलिटी इसकी परफॉर्मेंस जो है बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर होने के कारण स्वस्थ मन का विकास हो रहा है, और स्वस्थ मन होने के कारण उसका इमोशनल, लर्निंग एंड कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो बेटर ढंग से हो सकता है, चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ सकता है, और इसका मानसिक विषाद और जो अवसाद है, चिंता है, डिप्रेशन है, इस प्रकार की जो मानसिक मंदता के लिए कारक तत्व हैं, इससे बच्चा
जो है बच सकता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर सोचने, समझने और निर्णय करने की जो क्षमता है इसका विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कहा कि खेल और शिक्षा लर्निंग थ्रू प्ले, मतलब कि खेल खेल में कैसे सीखें, खेल खेल में कैसे सीखें, खेल खेल में अधिगम कैसे किया जाए, इसी को बेस मान करके ये चैप्टर आपको यहाँ पर दिया गया है। और खास करके स्वस्थ रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए और वृद्धि के लिए खेल को महत्वपूर्ण माना गया है। और खेल जो है शारीरिक एक्टिविटी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रिया के साथ ही साथ मानसिक क्रियाओं में बेहतरी के लिए खेल जो है आवश्यक हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा होगा कि खेल खेल में शिक्षा किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा के लिए सीधी सी बात है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर लर्निंग के लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ है तो शरीर में स्वस्थ मन का निवास होगा, और स्वस्थ मन है तो इमोशनल, लर्निंग, कॉग्निटिव सभी स्तर पे बालक बेहतर से बेहतर जो है सीख सकता है। इसी नाम से इसको हमने बेस मान करके चला है। ठीक, ये जो खेल खेल में शिक्षा है, लर्निंग थ्रू प्ले, इसका क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। तो इसका महत्व यह है कि खेल के माध्यम से नैतिकता और संयम प्राप्त किया जा सकता है। नैतिकता और संयम कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम खेल में भाग लेते हैं, यानी बच्चा जब खेल में भाग लेता है तो वो नियम से चलता है। कोई भी गेम है उसका एक रूल होता है, नियम होता है। तो जब नियम से चलेगा तो नियमितता सीखेगा। अगर बच्चा नियम से चलेगा, रूल से चलेगा तो रेगुलेशन सीखेगा ना। तो रूल से चलता है अगर बच्चा किसी भी गेम में अगर बच्चा जो है रूल से चलता है तो रूल से चलेगा तो उसका रेगुलेशन सीखेगा। और रेगुलेशन सीख रहा है मतलब उसके अंदर क्या आ रहा है, गेम के प्रति नियमितता आ रही है। उसके जीवन में नियमितता, कंटिन्यूटी या नियमितता का, रेगुलेशंस का, रूल का पालन कैसे किया जाए, इस प्रकार के जो मनोभाव हैं इसको सीख रहा है बालक। इसके अलावा खेल के माध्यम से अनुशासित रहना, संयम और नैतिक मूल्यों का बालक का विकास होगा। अन्य खिलाड़ियों के साथ सही ढंग से खेलने की आवश्यकता हम कैसे महसूस करते हैं, हमें ग्रुपिंग में रह करके कैसे किसी गेम को खेलना है, और साथ ही साथ हम अपने जो ग्रुप है उस ग्रुप का कैसे सम्मान कर सकें, इस सम्मान के भाव का भी बालक के अंदर खेल के माध्यम से विकास हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए और कुछ विकास के पहलू हो सकते हैं क्या? निश्चित रूप से हो सकते हैं। खेल के माध्यम से मिलने वाली जो चुनौतियां हैं, ठीक है, किसी प्रकार का टास्क बच्चे को मिलता है, चुनौती मिलता है, तो चुनौती से बालक सीखता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि बालक के सामने जब तक चैलेंज ना आए, चुनौती मतलब चैलेंजेस, तो जब चुनौती आती है तो बालक जो है उसका मानसिक विकास सर्वाधिक होता है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता जो है काफी विकसित होती है, किसी प्रकार के निर्णय तक पहुंचने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तक पहुंचने की क्षमता का विकास होता है। इस प्रकार से बालक का संवेगात्मक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी होता है, जो उसके अधिगम प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करता है। तो इसी नाम से हम कह रहे हैं कि खेल जो है, खेल के माध्यम से जो बच्चे को चुनौतियां मिलती है, उसके मैच्योरिटी को, परिपक्वता को, है ना, बच्चे के अंदर उसकी जो विचारों की परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। ठीक, खेल खेल में शिक्षा जो है बोझ रहित होता है और मनोरंजन होता है। भाई खेल खेल में अगर खेल खेल से बच्चों को सिखाना चाहेंगे, लर्निंग थ्रू प्ले, तो खेल खेल में अगर बच्चा सीख रहा है तो उसको बोझ नहीं लगेगा। आप उसको ये नहीं लगेगा भाई इसको हम बहुत सारे करिकुलम्स, पाठ्यक्रम ला करके इसके ऊपर थोप दिए, बच्चे को जो है इजिली चीजों को सीख जाएगा, है ना। तो खेल खेल में शिक्षा जो है बोझ रहित होता है, मनोरंजन युक्त होता है। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा और वह स्वप्रेरित होंगे और सीखने के लिए और समझने के लिए स्वप्रेरित होंगे। मतलब क्वालिटीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि शारीरिक रूप में बच्चा बहुत सारी बीमारियों से दूर है, फिजिकल एक्टिविटीज के कारण फिटनेस है बच्चे के अंदर, स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होगा तो उसका मानसिक विकास अर्थात गुणात्मक विकास होगा। गुणात्मक विकास में हम लोगों ने देखा कि बच्चा जो है नैतिकता और संयम सीख रहा है, अनुशासन सीख रहा है, नैतिक मूल्यों को सीख रहा है, अपने ग्रुप में लोगों का सम्मान कैसे किया जाए,
इसको सीख रहा है, मतलब कि एक प्रकार से सोशलाइजेशन की ओर जा रहा है, समाजीकरण की ओर जा रहा है। खेल के माध्यम से बच्चे के अंदर जो है मैच्योरिटी आती है, उसके विचारों में, सोचने समझने में जो है परिपक्वता आती है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस बच्चे के सामने आते हैं उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग तक ले जाने का प्रयास करता है, जो उसके सर्वांगीण विकास में, ओवरऑल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण फैक्टर यानी कारक के रूप में काम करता है। इसी प्रकार से देखिए, खेल खेल में जो शिक्षा है ना, वो बोझ रहित और मनोरंजन युक्त हो सकता है। इस कारण से बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा और बच्चा सीखने के लिए स्वप्रेरित होगा। उसको, आपको बच्चे को बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा तुमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, समझ रहे हो। बच्चे के लिए खेल कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक, सहज, आनंददायक और लाभप्रद होता है। बच्चे के लिए खेल कैसा होगा? बच्चे के लिए खेल नेचुरल होगा, सहज होगा, आनंददायक होगा और लाभप्रद तो निश्चित रूप से हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। खेल के द्वारा बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षित किया जा सकता है। उनको, उनमें निश्चित रूप से हमको इम्पैक्ट नजर आएगा, प्रभाव नजर आएगा, बच्चे के अंदर बदलाव नजर आएगा। तो खेल के माध्यम से जो शिक्षा का एक प्रवाह है, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास में अति महत्वपूर्ण होता है। और कुछ इंपॉर्टेंस है, यस, जो छात्र खेल कूद में भाग लेते हैं उनका शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम देखें, अब आपका प्रश्न ये बनेगा कि जो छात्र खेल कूद में भाग लेते हैं उनका शैक्षणिक प्रदर्शन कैसे बेहतर हो सकता है? निश्चित रूप से बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो अपना समय प्रबंधन करना सीख रहे हैं, ध्यान केंद्रित करना सीख रहे हैं और स्वप्रेरित भी हो रहे हैं। तो इनके साथ ही साथ उनको मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो इस कारण से शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्कूली शिक्षा का एक अनिवार्य पहलू के रूप में हम खेल को देखते हैं। इसी नाम से आप देखना, अभी विद्यालयों में, छात्रावास में जो गेम पीरियड है उसके लिए एक अलग से टाइम सेट किया गया है कि भाई इसमें आपको, बच्चे को एक गेम पीरियड रहेगा, खेल का जो है टाइम पीरियड रहेगा। इतने टाइम जो है बच्चे केवल खेलेंगे, अलग अलग प्रकार के गेम खेलेंगे। जैसे कि हम एक प्रकार के मानक रूप में देखें, स्टैंडर्ड लेवल पे देखें, तो स्टैंडर्ड लेवल पे खेलों का वर्गीकरण हम खेलों का जो वर्गीकरण है सामाजिक समावेशन के रूप में करते हैं। खेलों का जो वर्गीकरण है ना, ये सामाजिक समावेशन के लिए करते हैं। तो सामाजिक समावेशन के लिए करते हैं इन द सेंस कि हम इसका वर्गीकरण है ना, उसकी उपयोगिता के आधार पर कर सकते हैं कि उसकी उपयोगिता कहाँ पर हो सकती है। जैसे कि प्रेरक, मोटर या कौशल संबंधी कुछ खेल हो सकते हैं, प्रकृति और पर्यावरण पर आधारित कुछ खेल हो सकते हैं, विज्ञान और गिनती पर आधारित खेल, शरीर के अंगों पर आधारित खेल, असली जीवन दशाओं पर केंद्रित खेल, गानों और हाव भाव पर खेल, मनोरंजक खेल। इस प्रकार से मानक स्टैंडर्ड पर देखें तो लगभग 75 गेम को जो है लिस्टेड किया गया है ना। तो इतने गेम ऐसे हो सकते हैं जो अलग अलग स्तर पर बालक के विकास को प्रभावित करेगा या बालक के मानसिक और शारीरिक विकास को, सर्वांगीण विकास के लिए उनको जो है प्रेरित करेगा। जैसे कि अगर प्रेरक मोटर कौशल पर आधारित गेम के विषय में बात करें तो रेडियो के माध्यम से, रेल इंजन के माध्यम से, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चों को किसी प्रकार का जो है गीत संगीत के माध्यम से, कोई बच्चों को आप ग्रुप बना दिए, उनको आप जो है अंताक्षरी खिला रहे हो, अंताक्षरी के माध्यम से या फिर कुछ गेम के माध्यम से, गेम इन द सेंस कोई ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या फिर बच्चों को आप जो है कुछ गाने के माध्यम से, कुछ लिरिक के माध्यम से चीज़ों को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को गाने के माध्यम से आप समझाने का प्रयास कर रहे हो, है ना। इसी प्रकार से आपका शरीर के अंगों पर आधारित जो है फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, असली जीवन की दशाओं पर केंद्रित खेल हो सकता है, और विज्ञान की गिनतियों पर आधारित गेम हो सकता है, गानों और हाव भाव पर आधारित मनोरंजन खेल के आधारित गेम हो सकते हैं, प्रकृति और पर्यावरण पर आधारित भी गेम हो सकते हैं, जिससे बच्चा अधिक से अधिक लर्निंग कर सके। ठीक है, छोटे बच्चों में खास करके इसी प्रकार का लर्निंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। अच्छा, गेम जो प्लेइंग है ना, खेल है, खेल को और हम इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? गेम को इसलिए और महत्वपूर्ण माना है क्योंकि गेम के माध्यम से लैंगिक भेदभाव नहीं होता है।
लैंगिक भेदभाव नहीं होता इन द सेंस हम लोग देखते हैं कि 5 से 15 साल तक के लड़के और लड़कियां मिल करके आपस में खेलते हैं तो इनमें लैंगिक भेदभाव जो है समाप्त हो जाता है। गोल दायरा इन द सेंस बच्चे ज्यादातर आप देखेंगे कि एक गोला दायरा बना करके ही किसी भी गेम पर उन लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और खेलने का भी प्रयास करते हैं गतिशील डायनेमिक मोड पर। सामूहिक कार्यवाही होती है, बच्चे एक साथ सामूहिक रूप में फील्ड में खेलते हैं तो 10 बच्चे, 20 बच्चे, 12 बच्चे, है ना, 40 बच्चे तक आपस में एक टीम वर्क के तहत एक फील्ड में जा करके खेलते हैं तो सामूहिक कार्यवाही इस प्रकार का गुण भी बच्चों के अंदर विकसित हो जाता है। इसके अलावा भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव नहीं होता मतलब हम गेम के माध्यम से किसी प्रकार का समुदाय या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं तो भेदभाव से भी दूर किया जा सकता है। हितधारकों का जुड़ाव भी इससे होता है कि बच्चा जो है कुछ एक्टिविटीज करता है तो स्कूल और शिक्षक भी सम्मानित होते हैं। ठीक है, अगर बच्चा मेडल लेकर के आ रहा है तो उसके हितधारक कौन है? उनके पेरेंट्स हैं। बच्चे का हितधारक कौन होता है? उसका पेरेंट्स, उसका विद्यालय और उसके शिक्षक। तो बच्चा अगर मेडल जीत करके आ रहा है तो शिक्षक भी खुश होता है, उसका विद्यालय भी खुश होता है और उसके पेरेंट्स भी खुश होते हैं। तो हितधारकों का भी इसमें लाभ हो जाता है। ठीक है, उत्साह बढ़ता है बच्चों का। निश्चित रूप से बच्चा जो है गेम खेलता है तो और कुछ उसका रिवार्ड प्राप्त करता है तो रिवार्ड प्राप्त करने पर बच्चा जो है काफी प्रसन्नचित होता है और निश्चित रूप से उसको लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संबंध में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो कि बच्चों को निष्बाध तरीके से किसी तरह से उनको बाउंडेशन में नहीं रखना है और बच्चों को निश्चित रूप से खेलने देना है। इस पर एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक अनुबंधन पत्र जारी किया गया, साइन किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड is the basis of all our works. It is most complete statement of children's right ever produced and the most widely ratified international human right treaty in history. ये कह रहा है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हमारे सभी कार्यों का आधार हो सकता है। यह बच्चों के अधिकारों को अब तक का सबसे महत्वपूर्ण विवरण देता है जो कि इतिहास में सबसे व्यापक रूप में अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये कन्वेंशन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को खेलने की निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 के रूप में जाना जाता है। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो बहिष्कृत बच्चे हैं, सीमांत या सामुदायिक बच्चे हैं, जिनको किसी प्रकार से समावेशन से नहीं जोड़ा जा रहा है, ठीक है, किसी प्रकार से इंटीग्रेशन नहीं किया जा रहा है, सोशल इंटीग्रेशन नहीं किया जा रहा है, तो सामाजिक समावेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 कहता है कि इन बच्चों को सबसे पहले आप चिन्हित करना है। ठीक है, जो बहिष्कृत हैं, सीमांत समुदाय से संबंधित हैं, तो इनको आपको सबसे पहले चिन्हित करना है। चिन्हित करने के बाद इनको जो हम लें 72 टाइप्स के जो खेल से संबंधित प्रावधान देखे हैं, इनसे संबंधित इनके अभिभावक, सामुदायिक सदस्य, शिक्षक और अन्य हितधारकों द्वारा इनको प्रोत्साहित करना है बच्चों को कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इन खेल के माध्यम से फिर बच्चों में समावेशी गुणों का, लीडरशिप का, आत्मविश्वास, लैंगिक समानता, स्कूल की में भेदभाव न किए जाने पर और स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, अधिगम को और बेहतर बनाने के लिए बच्चों के अंदर अधिगम क्षमता का विकास होगा, जो कि समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा को प्रमोट करेगा। और यही समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा हमारे समावेशी समाज, एक साथ मिलजुल कर रहने वाली जो समाज है, इसको अंतिम रूप से जो है चरितार्थ कर पाएगा। ठीक है, तो इसी को सामाजिक समावेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 को साइन किया गया था। इसमें आर्टिकल 31 ये भी कहता है कि जो राज्य है, कोई भी राज्य है, अपने बच्चों को, उस राज्य में जो बच्चे हैं उनको खेलने कूदने का अधिकार और बच्चे की उम्र के अनुसार उनको खेल और मनोरंजन गतिविधियों में शामिल होने तथा सांस्कृतिक जीवन व कलाओं में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का मान्यता देगा। ठीक है, संधि पत्र इस बात को व्याख्या करता है। राज्य
ये भी कर सकते, राज्य का ये दायित्व भी होगा कि बच्चों में सांस्कृतिक कलात्मक जीवन में पूरी भागीदारी के अधिकार को मान्यता दे, बढ़ावा दे और सांस्कृतिक कलात्मक मनोरंजक व आमोद प्रमोद हेतु गतिविधियों के लिए उचित व समान अवसरों के लिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जो संधि पत्र है इसके माध्यम से भी बच्चों को खेलने कूदने और आगे बढ़ने के लिए प्रमोट किया गया है, उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए, बेहतर लर्निंग शिक्षा जो है खेल के माध्यम से प्राप्त कर सकें और खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर रुचि जाग सके, इस बात को यहाँ पर व्याख्या किया गया है। कुछ विविध प्रश्न हो सकते हैं, हालांकि इसका जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आपको IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पर 21 तारीख को उपलब्ध हो जाएगा सुबह 6 बजे से। तो जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट, इसको हम हालांकि 2-4 क्वेश्चन जरूर आपको कवर कराएंगे, लेकिन मेजरली जो क्वेश्चन है आपको टेस्ट सीरीज में उपलब्ध होगा। निम्नलिखित में से क्या योजना का उद्देश्य नहीं है बोल रहा है, तो भाई तालमेल बनाना खेल की योजना का उद्देश्य हो सकता है। खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना निश्चित रूप से है, दक्षता में वृद्धि करना है, खान पान का आयोजन करना ये योजना का मूल उद्देश्य नहीं है ना। देखो, योजना का उद्देश्य हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन खान पान मेन नहीं हो सकता है ना। इसको खान पान समिति होता है, वो इसको व्यवस्था करता है। तो खान पान तो आवश्यक है ही, लेकिन मेन उद्देश्य में तालमेल बनाना, खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना और क्षमता में, दक्षता में वृद्धि करना, कैपेसिटी में वृद्धि करना, इफिशियंसी में वृद्धि करना, ये जो है मूल हो सकता है। और देखिए, निम्नलिखित में से क्या परिवहन समिति का कार्य हो सकता है। भाई परिवहन ट्रांसपोर्ट जो कमेटी है उसका मुख्य काम क्या होगा, खेल के संबंध में खान पान का प्रबंध करना होगा। क्या टूर्नामेंट का, खिलाड़ियों का स्वागत नहीं, खिलाड़ियों को मैदान से ठहरने तक के स्थल पर ले जाना, ये इसका मूल जो है उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। और देखिए, प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में तुरंत उपचार निम्न में से कौन सी समिति करेगी, तो इसके लिए स्वागत समिति, पुरस्कार समिति या परिवहन समिति नहीं, अपितु प्राथमिक चिकित्सा समिति, फर्स्ट एड कमेटी होती है। क्या होती है इसके लिए, फर्स्ट एड कमेटी होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है पूछा है। पिक्चर तैयार करना, मैच कंप्लीट कराना, टूर्नामेंट का संचालन करना, मैच स्थल की सजावट करना, ये इसका काम नहीं है। बाकी सभी काम प्रबंधन समिति का है, मैनेजमेंट कमेटी का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पुरस्कार समिति का नहीं है, पुरस्कार समिति का नहीं है बोल रहा है। मेडल देना तो है, सर्टिफिकेट देना भी है, प्रतियोगिता में खाने पीने का प्रबंध करना, ये इसका जो है समिति का उद्देश्य नहीं है या इसका कार्य नहीं है, ऐसा कहो। निम्नलिखित में से क्या टूर्नामेंट को परिभाषित करता है, योजना के तहत खेल प्रतियोगिता, नियमों के तहत खेल प्रतियोगिता, ए और बी दोनों। भाई टूर्नामेंट को परिभाषित तो दोनों बातें करेंगी ना, इस नाम से ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सही होंगे। और देखिए, निम्न में से कौन से टूर्नामेंट में मैच हारते ही टीम को बाहर कर दिया जाता है। आप सुने होंगे, भाई ये तो टीम नॉकआउट हो गया, ऐसे बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होगा, मैच हारते ही टीम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लीग टूर्नामेंट को निम्न में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो लीग टूर्नामेंट को हम चैलेंज टूर्नामेंट, नॉकआउट नहीं कहते, इसे हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहेंगे। निम्न में से कौन सा एक नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है, बच्चों को नहीं है बोल रहा है ना, खेलों को बढ़ावा देना, दर्शकों का मनोरंजन करना, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम करना, ये नहीं है भाई, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम करना ये उद्देश्य अपना नहीं है। एकता के लिए यानी यूनिटी के लिए दौड़ के अधिकार को खाली स्थान के रूप में आयोजित किया जाता है, इसे हम रिले रेस कहते हैं। क्या कहेंगे, रिले रेस कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखा। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। निम्नलिखित में से क्या एक्स्ट्रा म्यूरल जो है गतिविधियों का उद्देश्य है, खेल में अच्छी प्रदर्शन करना, अनुभव प्रदान करना, भाईचारे के लिए भावना का विकास करने, सारे जो पॉइंट्स हैं
ये है एक्स्ट्रा मिनरल गतिविधि का मूल रूप से उद्देश्य होता है खेल से संबंधित। ठीक, तो आपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा है। फिर से पुनः हम आ जाते हैं इस बुक के संबंध में। बुक जो है छत्तीसगढ़ के लगभग सभी बड़े बुक स्टोर में, और हम कोशिश करेंगे कि सभी जिलों में इसकी उपलब्धता जल्दी से जल्दी हो सके। आप ये बुक को और अन्य माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है IAS ट्यूटोरियल। ठीक है, जो है गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, IAS ट्यूटोरियल डाउनलोड करेंगे, वहां पर बुक के संबंध में ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से भी आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। 330 रुपीज़ प्राइस है इसका। 330 रुपीज़ जो है आपको लगभग 100 रुपये तो जो है ट्रांसपोर्ट चार्ज, कुरियर चार्ज लग जाता है, लगभग इसको 230 रुपये आपको पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं किताब को। क्लियर, आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। इस किताब में जो है आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के साथ ही साथ जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, और देखो हमको बहुत भ्रम होता है, यही बाल विकास जो है पहले चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाता था, बाल मनोविज्ञान, यही आजकल बाल विकास के रूप में जाना जाता है। कोई अंतर नहीं है, बाल विकास ही बाल मनोविज्ञान है और बाल मनोविज्ञान ही बाल विकास है। पहले इसको हम लोग बाल मनोविज्ञान कहते थे, आजकल इसी को हम बाल विकास कह देते हैं। कोई अंतर नहीं है ना। बालक का विकास हो रहा है, उसी को हम समझना बाल मनोविज्ञान है। लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर दे दिए गए हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए, तो इस टॉपिक को भी हमने MCQ के सहित इस किताब में समाहित किया हुआ है, जो 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। और बाकी इस किताब को अगर पढ़ लेते हैं आप, तो आपका CGTET हो, CTET हो, CGTET हो, B.Ed का एग्जाम हो, या शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सभी में जो CDP के प्रश्न आते हैं 30 क्वेश्चन, आप इजिली टेकल कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे इजिली यहां से बन जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा और देखिए, इस किताब को आप जो है और कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, इस कोर्स के माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि हॉस्टल वार्डन की जो क्लासेस है, जो यूट्यूब क्लासेस है, यूट्यूब क्लासेस तो निःशुल्क है सभी के लिए, लेकिन किसी को PDF नोट्स भी चाहिए होता है और टेस्ट सीरीज चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि सर हमें इसका टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा है, तो आपको टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध करा दे रहे हैं, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर। तो यहाँ पर आप देखिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाने हैं, 30 अंक का सामान्य ज्ञान का भी मैं 4 अंक का जो क्वेश्चन है तो करा ही रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के 5 अंक, करंट अफेयर के 5 अंक, हिंदी, अंग्रेजी और बाल मनोविज्ञान का तो एक किताब के साथ मिल ही रहा है। तो इस कोर्स के साथ जो है ना, बुक जो है फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। बुक क्या होगा? फ्री में अवेलेबल होगा। इस कोर्स के साथ बुक फ्री में अवेलेबल होगा, साथ ही साथ PDF नोट्स, जो क्लासेस डेली हो रहा है उसका PDF नोट्स आप विद इन ऐप देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज आप जो है इसके साथ एक्सेस कर पाएंगे कंप्लीट, और लेक्चर तो ऑलरेडी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक न्यूनतम शुल्क है और बुक का ही शुल्क है एक प्रकार से, लेकिन हम बुक के साथ साथ इस बुक का पूरा ओवरव्यू देंगे, इस नाम से क्लासेस भी उपलब्ध करा दिए हैं। और अगर आप YouTube क्लासेस में आना चाह रहे हैं, जो कि सभी के लिए फ्री है, तो उसमें स्वागत है। लेकिन अगर आपको बुक भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, PDF नोट्स भी चाहिए, ठीक है, आप 1-to-1 इंटरेक्शन भी चाहिए, किसी प्रकार का डाउट है तो आप चाहें तो कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास आप लोग का क्या होगा? योगा से संबंधित होगा। 4 नंबर का जो प्रश्न है उसमें योगा भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग योगा पर बात करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, लाइक और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर अधिक से अधिक शेयर होता है, अधिक से अधिक व्यू आते हैं, तो हम और जल्दी से जल्दी आपके जितने चैप्टर बच गए हैं उसको भी कवर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।